Hello दोस्त, good morning, good afternoon and good evening to all of you and welcome back to my channel Accounts Valley. Accounts Valley के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, CBSE 2023-24 का सैंपल पेपर हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे और ये उसका पार्ट 6 वीडियो है। ओके दोस्त, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी अकाउंट्स वैली के YouTube चैनल पे अपलोड हो चुका है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले का वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है। अगर इस चैनल पे कोई नया है तो जाके फटाफट देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड डिस्कस करूंगा। दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड आपके साथ। ओके दोस्त, चलिए आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 आज लेते हैं और देखते हैं कि सवाल कैसा है। बहुत आसान है और हम लोग जो भी सवाल यहां कर रहे हैं दोस्त, बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर करके कर रहे हैं। ओके दोस्त, आइए चलिए 26 आपके साथ लेते हैं, जरा देखते हैं कैसा सवाल है। ये देखिए दोस्त, 26 25 तक ऑलरेडी अपने लोग का हो गया था। आइए दोस्त 26 देखिए, ऑन 1 जुलाई 2022 पैंथर लिमिटेड issued 20,000 9% debenture of ₹100 each at 8% premium and redeemable at premium of 15%। इशू भी हो रहा है प्रीमियम पे और मजे की बात यह है कि रिडीमेबल भी है प्रीमियम पे, रिडीम भी प्रीमियम पे होगा। मतलब अगर प्रीमियम पे रिडीम होगा तो फ्यूचर लॉस है, दैट विल बी रिकॉर्डेड टुडे। समझ में आया? आई इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ 3rd ईयर। हम लोग को तो इससे मतलब नहीं है कैसे कैसे लौटाएगा, हम लोग को अभी इशू का मैटर देखना है कि इशू के समय इसका क्या होगा। आइए दोस्तों, द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। जब डिबेंचर इशू हुआ उस समय एसपीआर का बैलेंस कितना था दोस्त? बुक्स में एसपीआर का बैलेंस कितना था? 80,000 रुपया। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज टू बी पेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कंपनी का पॉलिसी है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हर एक साल में 31 मार्च को दिया जाएगा। ओके दोस्त, आइए कह रहा है कि पास द जनरल एंट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, केवल एक साल का पूछ रहा है दोस्त, एंड ऑल्सो प्रिपेयर द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। समझ में आया? आइए आपके साथ डिस्कस करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। आइए दोस्त, चलिए आपके साथ अब लेते हैं हम 26। यहां देखिए दोस्त, 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का ये सॉल्यूशन है। ओके दोस्त, आइए चलिए 26 जरा देखते हैं कैसा सवाल है। बहुत ही आसान है, जरा एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये देखिए दोस्त, 20,000 डिबेंचर है, 100 रुपया वाला, 8% प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि अगर हम पहला जनरल एंट्री आपसे पूछें तो बताइए बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा। समझ में आया क्या पूछ रहे हैं हम? देखिएगा कितना होगा। ये देखिए 20,000 डिबेंचर है, 100 प्लस 8 रुपया प्रीमियम, तो 108 रुपया, मतलब 20,000 इंटू 108 रुपया कितना दोस्त? 21,60,000 रुपया कंपनी के पास आएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? आगे देखिए, इसका एंट्री हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है दोस्त? ये कितना से हो जाएगा? 21,60,000 से। क्लियर है? कहीं कोई परेशानी नहीं है? आगे देखिए, दूसरा जब अलॉट करेंगे तो एंट्री क्या होगा? ये देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करके खत्म करेंगे दोस्त, कितना से? 21,60,000 से। क्लियर है? कहीं कोई परेशानी नहीं है? ये देखिए 9% डिबेंचर कितना हो जाएगा दोस्त? 20,000 इंटू 100 रुपया, कितना? 20 लाख रुपीज। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। और 8 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दोस्त, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 8 रुपया, 20,000 इंटू 8 रुपया कितना? 1,60,000। क्लियर है? यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिए जरा, यहां तक अपने लोग का हो गया। अब मुद्दा यह है कि सवाल पढ़िएगा तो बोल रहा है रिडीम हो रहा है 15% प्रीमियम पे। मतलब इस डिबेंचर को जब अपने लोग रिडीम करेंगे तो 15% प्रीमियम पे रिडीम होगा, मतलब फ्यूचर में नुकसान है। क्लियर है? अब देखिए जरा,
अभी 9% डिबेंचर हम ट्रीट कर रहे हैं 20 लाख और रेस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो 20 लाख जब रिटर्न करने की बारी आएगी तो 100 रुपया रिटर्न नहीं होगा, 115 रुपया होगा। तो 15 रुपया का फ्यूचर में नुकसान है, दैट विल बी रिकॉर्डेड टुडे। समझ में आया? अब जरा देखिए, मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा दोस्त? 20,000 इंटू 15 रुपया। समझ में आ रहा है? ये कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपया। क्लियर है? और ये लॉस बुक करेंगे कि नहीं करेंगे दोस्त? एट द टाइम ऑफ इशू वी विल बुक लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। कितना दोस्त? बोलो ना कितना? 3 लाख रुपया। एंट्री कंप्लीट हो गया। समझ में आया? अब देखिए आगे क्या है, आगे देखिए क्या है। आगे कहता है कि अब इंटरेस्ट दीजिए। ये जितना राम कहानी हुआ है ये भी हुआ है 1 जुलाई 22 में, और ये भी मान लेते हैं कि 1 जुलाई 22 में ही हुआ है। क्लियर है दोस्त? अब देखिए 31 मार्च में क्या एंट्री होगा, ये देखिए दोस्त। 31 मार्च में अपने लोग का एंट्री क्या होगा, जरा कलर हम बदल देते हैं आपके लिए। जरा देखिए 3 नंबर एंट्री क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 नंबर एंट्री। देखिए दोस्त 31 मार्च 2023 हो जाएगा ना दोस्त, 23 हो जाएगा। यहां देखिए 31 मार्च 2023 में 1 जुलाई 2022, तो क्या हो जाएगा 31 मार्च 2023। ये देखिए डिबेंचर, डिबेंचर यहां जरा डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या ऐसे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। क्लियर है? अब देखिए ये इशू हुआ है 1 जुलाई में, तो जब 20 लाख फेस वैल्यू पे देना है दोस्त, 20 लाख इंटू 9/100, मतलब 9% कितने महीने का? जुलाई से मार्च तक 9/12, 9 महीने का दोस्त। जरा निकाल लेते हैं, 20 लाख इंटू 9% डिवाइड बाई 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा दोस्त? 1,35,000। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 1,35,000। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? 1,35,000। क्लियर है दोस्त? आगे देखिए, आगे देखिए, जरा जरा आगे देखिए दोस्त, बहुत आसान है। ये देखिए अब अपने लोग इस इंटरेस्ट को कहां राइट ऑफ करेंगे? कहां राइट ऑफ करेंगे दोस्त? एसपीएल में। तो एसपीएल अकाउंट डेबिट, एसपीएल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा दोस्त? एसपीएल अकाउंट डेबिट 1,35,000। क्लियर है? टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट कितना? 1,35,000, 1,35,000 होगा, 1,35,000। क्लियर है? अब जरा मेरे को एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें कि 31 मार्च 2023 को एक और एंट्री होगा, तो बताइए कौन सा और एंट्री होगा? सर क्या होगा बताइए ना सर, क्या होगा? ये सुनिए क्या होगा, क्या होगा जरा देख लीजिए। 31 मार्च 2023 को ये जो लॉस हुआ है इसको भी तो अपने लोग राइट ऑफ करेंगे। क्लियर है? जरा देखिए एसपीआर का बैलेंस कब था? 80,000 पहले से था दोस्त, और अभी इशू हुआ है 1,60,000 का, तो 80,000 प्लस 1,60,000 कितना हो गया? 80,000 प्लस 1,60,000 2,40,000 एसपीआर का बैलेंस है, और 3 लाख लॉस है, तो 3 लाख लॉस को सेट कर देंगे। यहां देखिए 3 लाख लॉस को पहले एसपीआर के साथ सेट करेंगे, कितना? 2,40,000, और घट गया तो किसके साथ सेट कर देंगे दोस्त? एसपीएल अकाउंट के साथ, कितना? 60,000। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बहुत आसान है, कितना दोस्त? 3 लाख रुपए, खत्म कहानी। क्लियर है? कहीं कोई समस्या नहीं है? क्लियर हो गया दोस्त? ओके, ये सवाल अपने लोग का हो गया। आइए दोस्त आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब सवाल देखते हैं कैसा सवाल है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सवाल को किए हैं। अब देखिए आगे 26 हो गया। अच्छा एक बात और, इसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी बनाने के लिए बोल रहा था, जरा अपने लोग बना ही देते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी बनाने के लिए बोल रहा है दोस्त। कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, जरा बना देते हैं। लॉस के यहां लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना दोस्त? 3 लाख रुपए।
राइट ऑफ करना है तो बाई एसपीआर अकाउंट एंड बाई एसपीएल अकाउंट। क्लियर है? एसपीआर अकाउंट 2,40,000 एंड एसपीएल अकाउंट 60,000 रुपए। क्लियर है? खत्म हो गया दोस्त, खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? क्लियर? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। ये सवाल अपने लोग कर लिए और अकाउंट भी बना दिया। आइए दोस्त अब आते हैं, देखिए पार्ट ए का जितना सारा सवाल था सारा हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके डिस्कस कर चुके हैं दोस्त। अब आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें रेशियो एनालिसिस होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, कंपैरेटिव एंड कंपोजिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। जरा उस पे देखते हैं कैसा सवाल है। आइए दोस्त देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस्ड होगा। आइए दोस्त देखिए 27, ये सारा का सारा पार्ट बी का 1 नंबर का सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल है। जरा देखते हैं कैसा सवाल है। ये देखिए दोस्त कैसा सवाल है, एक नजर देखते हैं। बहुत ही आसान है लेकिन देख लेते हैं एक नजर। आई 27, फ्रीडम ऑफ चूज ऑफ मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। जब डिप्रिसिएशन का मेथड चूज करते हैं तो रेफर विच लिमिटेशन, कौन सा लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। समझ में आया? रेफर मतलब कौन सा लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेफर करता है। ये देखिए हिस्टोरिकल एनालिसिस नहीं दोस्त, क्वालिटेटिव बिल्कुल नहीं। ये क्या है? नॉट फ्री फ्रॉम बायस। मतलब दोस्त ये जब चूज करते हैं तो ये बायस, नॉट फ्री फ्रॉम बायस, मतलब बायसनेस से फ्री नहीं होता है। समझ में आया? बिकॉज होता क्या है दोस्त, अगर आप एसएलएम से डब्ल्यूडीबी कोई फॉलो कर रहा है, कोई एसएलएम फॉलो कर रहा है, तो इसमें क्या है कि बेसिकली अब कोई दूसरे लोग एसएलएम फॉलो कर लिए, कोई और लोग डब्ल्यूडीबी फॉलो कर लिए। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? तो ये नॉट फ्री है, ये फ्री नहीं है बायसनेस से। क्लियर है? इसमें बायसनेस आ ही जाता है। ठीक है दोस्त? आइए दोस्त आई मतलब बायस लोग हो ही जाते हैं, बट एनीवे कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट फ्री फ्रॉम बायस। ये बायस से फ्री नहीं है। आइए दोस्त नॉट फ्री फ्रॉम बायस। आइए दोस्त ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 27। आइए दोस्त इसका एक और ऑप्शन वाला सवाल है, इज इंक्लूडेड इन द करंट एसेट व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एज पर रिवाइज शेड्यूल 3। कौन कौन सा करंट एसेट में इंक्लूड करते हैं बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट व्हाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो। अच्छा, इज इंक्लूडेड इन द करंट एसेट व्हाइल प्रिपेयरिंग द, जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो करंट एसेट में क्या इंक्लूड करते हैं, लेकिन करंट रेशियो जब निकालते हैं तो करंट एसेट में क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। ये भी करते हैं, डेटर करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करते हैं, लूज टूल्स। दोस्त अगर आप करंट रेशियो निकालते हैं तो ये आप एक तरह से इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 27 का पार्ट बी। आइए दोस्त 28, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ धमाका लिमिटेड। नाम देखिए दोस्त, धमाका लिमिटेड इज 3:1। डेट इक्विटी रेशियो अगर हम आपको बताएं तो पता है क्या होता है? डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है दोस्त? देखिए डेट इक्विटी रेशियो अगर हम आपको बोलें, यही आपको बता देते हैं। ये देखिए दोस्त, डेट इक्विटी रेशियो होता है दोस्त डेट डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड। डेट बोलने का मतलब दोस्त, डेट बोलने का मतलब देखिए क्या होगा, डेट बोलने का मतलब एनसीएल डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड। समझ में आया? आगे देखिए, देखिए क्या बोलता है सवाल दोस्त, कह रहा है कि ये 3/1 है। कितना है दोस्त? 3/1 है। ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द रेशियो। ये रेशियो को कौन कौन सा ऑप्शन में है जो रेशियो को डिक्रीज करेगा। क्लियर है? रेशियो को डिक्रीज करने का मतलब दोस्त आप पहले समझिए, कोई भी रेशियो कब डिक्रीज होगा? जब इसका ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। ये देखिए दोस्त, अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर घटता है तो रेशियो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त? घट जाएगा। समझ में आया? जरा देख लेते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश ₹2 लाख। अगर डिबेंचर इशू किए तो इससे आपका लॉन्ग टर्म डेट बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म डेट बढ़ने का मतलब कि आपका ऊपर वाला न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्त? रेशियो बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, मतलब इससे घटेगा नहीं। आगे देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर 3 लाख टू द वेंडर फ्रॉम हुम मशीनरी वाज परचेज। दोस्त इससे भी क्या होगा? हमारा लॉन्ग टर्म डेट ही बढ़ेगा, मतलब ऊपर वाला बढ़ेगा। अगर न्यूमरेटर बढ़ता है मतलब रेशियो तो और बढ़ जाएगा ना दोस्त।
समझ में आया? मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हम लोग से पूछ रहा है कौन सा डिक्रीज करेगा, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब इससे क्या होगा दोस्त, इससे तो करंट एसेट भी आएगा, स्टॉक आएगा और करंट लाइबिलिटी आएगा कायदे से, तो इसमें तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। आइए दोस्त, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 लाख। अगर इक्विटी शेयर आप इशू कीजिएगा दोस्त तो शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ने का मतलब रेशियो घट जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी 3 नहीं हुआ था तो यही होता है। आइए दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 28। आइए 29 पढ़ते हैं, ये भी 1 नंबर का ही सवाल है, जरा देखते हैं 29। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। अच्छा सवाल है दोस्त, बढ़िया सवाल है, जरा देखते हैं क्या है पूछ रहा है। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, समझ में आया? अगर इसको आप बेचते हैं तो एक तरह से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट घट जाएगा, बेचते हैं तो रुपया आएगा तो फिर से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा, तो ये तो नेट इफेक्ट इसका कुछ नहीं होगा ना दोस्त, नलिफाई हो जाएगा, मतलब जितना से घटेगा उतना ही से बढ़ जाएगा, तो विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। ट्रू दोस्त, एकदम ट्रू, सत्य बात है, स्टेटमेंट पूछ रहा है। आगे देखिए, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। हद बात करते हैं, कोलेटरल पे डिबेंचर इशू करते हैं, जब कोई कंपनी लोन लेती है और एज अ कोलेटरल डिबेंचर को इशू करती है तो कोई कैश थोड़ी ना आता है, मतलब ये क्या है, फॉल्स। समझ में आया? ज्यादा ऑप्शन पढ़ते हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिल्कुल नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बिल्कुल नहीं, पहला सही है दूसरा गलती है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बिल्कुल दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 29। क्लियर है? मजा आ रहा है दोस्त? चलिए आइए, आ जाइए दोस्त, आ जाइए जरा देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, ये देखिए चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 जरा देखते हैं कैसा सवाल है। आदित्य सनराइज लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर्स क्या है, पर्टिकुलर्स है, और ये 22 का, ये प्रीवियस ईयर का है और ये करंट ईयर का है, समझ में आया? जरा देखते हैं ध्यान से। बैंक लोन 1 लाख था, घट गया, बैंक लोन क्या हुआ दोस्त, घट गया, मतलब रिपेमेंट हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल रेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपया, 10% बैंक लोन वाज रिपेड 1 अप्रैल 2022, मतलब 1 अप्रैल 2022 में ही, मतलब करेंट ईयर में ओपनिंग डेट के ही बैंक का रिपेमेंट हो गया, बैंक लोन का जब रिपेमेंट हो गया तो यहाँ कोई किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं आएगा, समझ में आया? पहले दिन रिपेमेंट हो गया है। डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द, डिविडेंड आपने रिसीव किया 20,000, डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर 21-22 50,000, बट ओनली 20,000 वाज प्रपोज्ड बाय द शेयर होल्डर, अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। पूछ रहा है फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ओ कैश फ्लो का सवाल है, एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछ रहा है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी अपने लोग से पूछ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा क्या होगा ये सवाल का, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, पहले ये बताइए कि इक्विटी शेयर जब रेज कीजिएगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पैसा बढ़ेगा, बढ़ जाएगा दोस्त, ये प्लस होगा, आगे देखते हैं, ये प्लस हो जाएगा, आगे देखते हैं। कह रहा है कि बैंक लोन रिपेमेंट हो गया 1 अप्रैल में, मतलब पहले दिन, तो 1 लाख से नील हो गया, मतलब कायदे से बैंक लोन का रिपेमेंट हो गया, तो कैश घट जाएगा, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी घट जाएगा दोस्त। आगे देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड आपने रिसीव किया तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है ना दोस्त, ये किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नो इफेक्ट इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड आपने प्रपोज किया, डायरेक्टर लोग प्रपोज किया 21-22 प्रीवियस ईयर में 50,000, बट 20,000 ही अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। दोस्त प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड इस साल जब अप्रूव्ड होता है एजीएम में तो पेमेंट होता है दोस्त, पेमेंट होता है। और मजे की बात यह है दोस्त कि 50,000 डिविडेंड प्रपोज हुआ था, 20,000 मालिक लोग अप्रूव किया शेयर होल्डर, तो 20,000 पेमेंट हुआ होगा, क्लियर है? करेंट ईयर में तो जब 20,000 पेमेंट हुआ होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी 20,000 माइनस होगा कि नहीं होगा, तो ये जरा निकाल दो तो कितना हुआ,
3 लाख में से 1 लाख घट गया, 2 लाख, 2 लाख में से 20,000 घट गया, 1,80,000। समझ में आया? ये नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जरा इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्त ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। बहुत बढ़िया, मजा आ गया दोस्त। आगे देखिए 31। 31 ओ 31 3 नंबर का सवाल है दोस्त, कोई बात नहीं। आइए 32 भी 3 नंबर का सवाल है। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर द मेजर हेड एंड सब हेड ऑफ द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। ये कुछ दे रखा है दोस्त, कह रहा है कि कहां कहां क्लासिफाई होगा। जरा एक नजर हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 31 ये देखिए 31 में पहला कह रहा है कि लूज टूल्स कह रहा है कि बैलेंस शीट के किस हेड में जाएगा और किस सब हेड में जाएगा। क्लियर है? जरा ध्यान दीजिए। लूज टूल्स पहला तो इट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, और ये किसका सब हेड है दोस्त? इन्वेंट्री का पार्ट है, स्टॉक का। क्लियर है? किसका पार्ट है? इन्वेंट्री का। आगे देखते हैं 2 नंबर है लोन रिपेबल ऑन डिमांड। लोन रिपेबल ऑन डिमांड मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलने का मतलब करंट लाइबिलिटी। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटी। और ये क्या हो जाएगा दोस्त? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्लियर है? आइए 3 नंबर पढ़ते हैं। 3 नंबर है प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोस्त, नॉन करेंट लाइबिलिटी, और ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्लियर है? 4 नंबर पढ़ते हैं दोस्त। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये तो करेंट एसेट है, लेकिन कौन सा? अदर करेंट एसेट। क्लियर है? आगे देखिए 5 नंबर कैपिटल एडवांस दोस्त, कैपिटल एडवांस लॉन्ग टर्म एडवांस होता है और ये नॉन करेंट एसेट का पार्ट है। आपने किसी को एडवांस दे रखा है, कैपिटल एडवांस है। आई तो ये किसका पार्ट है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। क्लियर है? आगे देखिए 6 नंबर कह रहा है कि शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी में आप शेयर खरीदे हैं मतलब इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो पक्का ये नॉन करेंट एसेट होगा। इसमें कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा दोस्त? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? जरा देख लीजिए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ओके दोस्त, ये सवाल भी अपने लोग का हो गया। इसमें तो दम ही नहीं था भाई साहब, एकदम आसान सवाल था, है कि नहीं? एकदम आसान सवाल था, कोई दम नहीं था। क्लियर है? आगे देखिए, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 31 भी अपने लोग का हो गया। अब आइए जरा 32 पे देखते हैं। 32 जरा इंटरेस्टिंग सवाल है, जरा देख लेते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। आइए दोस्त 32। अ कंपनी हैड अ लिक्विड रेशियो ऑफ 1.5। लिक्विड रेशियो का मतलब होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो बोले तो क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। एंड करंट रेशियो दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है। इट हैड टोटल करंट एसेट ऑफ ₹8 लाख। क्लियर है? टोटल करंट एसेट का वैल्यू भी दे रखा है। फाइंड आउट द एनुअल सेल, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं दोस्त। यह देखिए, फाइंड आउट द एनुअल सेल of the goods are sold. Find out the annual sale if the goods are sold 25% profit on cost. बी नंबर। अच्छा ये ए नंबर अभी हम लोग अपने लोग पढ़ रहे थे, ज्यादा ए सबसे पहले करते हैं दोस्त। सबसे पहले हम लोग 32 का ए करते हैं, ठीक है? यहां देखिए, इसके नीचे ही करते हैं सबसे अच्छा। आइए दोस्त 32 का ए देखिए, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है अपने लोग लिख लेते हैं, ठीक है? बहुत आसान है, लेकिन एक बार देख लेते हैं दोस्त। आइए चलिए देखिए, कह रहा है कि लिक्विड रेशियो दे रखा है। लिक्विड रेशियो बोलने का मतलब 1.5 दे रखा है। लिक्विड रेशियो का मतलब पता है क्या होता है दोस्त? लिक्विड एसेट मतलब क्विक एसेट। समझ में आया? लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू कितना? 1.5। यहां तक बात समझ में आया? फिर कह रहा है कि करेंट रेशियो भी दे रखा है, ये पहला। दूसरा, करेंट रेशियो भी दे रखा है, कितना दोस्त? 2। इसका बोलने का मतलब करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी कितना दे रखा है? 2। आगे देखिए, फिर कह रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है 6 टाइम्स, और लास्ट में कहता है इट हैड टोटल करंट एसेट ऑफ 8 लाख। एक बात बताओ जरा, अगर इस पे हम टोटल करंट एसेट 8 लाख दिया है, 8 लाख, तो एक बात बताओ दोस्त, 8 लाख डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2।
अगर हम आपसे पूछें कि करेंट लाइबिलिटी कितना है तो क्या बोलिएगा? 4 लाख। करेंट लाइबिलिटी कितना है दोस्त? 4 लाख रुपया। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, करेंट लाइबिलिटी कितना आ गया? 4 लाख। अब एक बात बताओ, अगर इसको अपने लोग यहां पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए दोस्त, जरा ध्यान दीजिए। लिक्विड एसेट डिवाइड बाई 4 लाख इक्वल टू 1.5। मतलब दोस्त लिक्विड एसेट इक्वल टू कितना? 6 लाख। समझिएगा बात को, लिक्विड एसेट कितना आ गया? 6 लाख। क्लियर है? अब जरा हम आपके साथ अगर लिख दे नीचे कि अपने लोग का लिक्विड एसेट पता है, लिक्विड एसेट्स कितना दोस्त? लिक्विड एसेट कितना पता है? 6 लाख रुपए। निकल गया दोस्त 6 लाख रुपए। और साथ में अपने लोग का करेंट लाइबिलिटी भी पता हो गया, कितना? 4 लाख रुपए। और साथ में अपने लोग को करेंट एसेट भी पता है 8 लाख रुपए। सेल पे पहुंचना है। जरा ध्यान दीजिएगा एक बात और, अगर हम आपसे पूछे दोस्त कि करेंट एसेट और लिक्विड एसेट में क्या अंतर है, तो लिक्विड एसेट में स्टॉक को काउंट नहीं करते हैं, इन्वेंट्री को काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है? अगर इन्वेंट्री को अपन लोग काउंट नहीं करते हैं तो जरा एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्त? लिक्विड एसेट। समझ में आया? करेंट एसेट कितना है? 8 लाख। इन्वेंट्री निकालना है, इन्वेंट्री इक्वल टू लिक्विड एसेट कितना है? 6 लाख। तो अगर हम आपसे पूछें कि इन्वेंट्री कितना है तो क्या बोलिएगा दोस्त? इन्वेंट्री कितना है तो क्या बोलिएगा? 2 लाख रुपए। बहुत आसान। इन्वेंट्री कितना है अपन लोग का? 2 लाख रुपए। अब इन्वेंट्री भी पता चल गया। अब देखिए सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल अपने लोग से पूछ रहा था कि एनुअल सेल का वैल्यू बताइए, और एवरेज टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है 6 टाइम्स। एक बात बताओ दोस्त, एक बात बताओ, अगर हम आपको बोलें कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6 टाइम्स, इसको बोलने का क्या मतलब होता है बताइए जरा? सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 6। क्लियर है? अब देखिए सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज नॉट गिवन, तो जो दिया हुआ है उसी को एवरेज मान लेंगे। समझ में आया? तो डिवाइड बाय इन्वेंट्री कितना अपन लोग निकाले हैं? 2 लाख रुपए। क्लियर है दोस्त? कितना निकाले हैं? 2 लाख रुपए इक्वल टू 6। समझ में आया? इट मींस कि सीओजीएस कितना निकल गया दोस्त? इसको सीओजीएस निकाल दीजिए, कितना निकल गया? 12 लाख रुपए। कितना निकल गया दोस्त? 12 लाख रुपए। अब जरा एक बात बताइए, ये अपन लोग का निकल गया 12 लाख रुपया सीओजीएस। अब ध्यान दीजिएगा, 12 लाख रुपया का सीओजीएस आ गया है। अब हम लोग से पूछ रहा है एनुअल सेल। क्या पूछ रहा है दोस्त? एनुअल सेल। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग से मेन सॉल्यूशन में पूछ रहा था कि एनुअल सेल बताइए, एनुअल सेल। तो सेल कैसे निकलेगा? सीओजीएस प्लस प्रॉफिट। समझ में आया? सीओजीएस कितना दे रखा है? 12 लाख रुपए। कितना दे रखा है दोस्त? 12 लाख रुपए। प्रॉफिट कह रहा है, देखिए प्रॉफिट कितना कह रहा है। प्रॉफिट कह रहा है दोस्त, प्रॉफिट कह रहा है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मजे की बात यह है दोस्त कि प्रॉफिट किस पे दे रखा है? कॉस्ट पे। अब जरा एक बात बताइए, मतलब 12 लाख का 25%, जरा देखिए ये हो गया 12 लाख, अब प्लस 12 लाख का 25% कितना? 3 लाख। मतलब एनुअल सेल कितना आ गया दोस्त? 15 लाख रुपए। एनुअल सेल अपने लोग का कितना आ गया? 15 लाख रुपए। समझ में आया? 31 का पार्ट ए, 31 का ए नंबर भी सवाल अपने लोग का हो गया। कितना आ गया दोस्त? 15 लाख रुपए। समझ में आया? आगे देखिए, जरा आगे देखते हैं। बहुत ही आसान है, वैसे बहुत आसान है। समझ में आया? जरा देखिए आगे, ये देखिए पार्ट बी, जरा देखते हैं। इसका सवाल का एक और क्वेश्चन है इसमें दोस्त, पार्ट बी क्वेश्चन है। जरा इसको देखते हैं कैसा सवाल है। ये देखिए, कैलकुलेट
द डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो पता है आपको क्या होता है? डेट डिवाइड बाई कैपिटल इंप्लॉयड। डेट इक्वल टू, मतलब डेट का मतलब बोले तो एनसीएल डिवाइड बाई कैपिटल इंप्लॉयड। एनसीएल इक्वल टू क्या होगा? तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। समझ में आया? आगे देखिए, शेयर होल्डर फंड दे रखा है 15 लाख रुपया, 8% डिबेंचर दे रखा है। 8% डिबेंचर देने का मतलब दिस इज द लॉन्ग टर्म डेट, दिस इज द लॉन्ग टर्म डेट। तो अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो अपने लोग का कैपिटल इंप्लॉयड निकल जाएगा। समझ में आया? आगे देखिए, करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी का तो कोई काम ही नहीं है दोस्त, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, बिना मतलब का दे रखा है, कंफ्यूज कर रहा है, बेवकूफ समझा है। नॉन करेंट एसेट, दोस्त अपने लोग का कैपिटल इंप्लॉयड भी पता चल गया और डेट भी पता चल गया, तो नॉन करेंट एसेट से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे नॉन करेंट एसेट से भी ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया? कोई मैटर नहीं करता है दोस्त। लेकिन एक बात हम आपको बता दें जरा, देखिए हम लोग के पास शेयर होल्डर फंड 15 लाख रुपया है और लॉन्ग टर्म डेट 7.5 लाख रुपया है। अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं तो अपने लोग को कैपिटल इंप्लॉयड 22,50,000 पता चल गया। क्लियर है? और साथ में डेट डिवाइड बाई कैपिटल इंप्लॉयड, तो डेट दे रखा है 7.5 लाख रुपया एनसीएल या लॉन्ग टर्म डेट, तो 7.5 लाख डिवाइड बाई 22.5 लाख करेंगे तो अपन लोग का डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो निकल जाएगा। समझ में आया? मतलब इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है और इसका भी कोई काम नहीं है। लेकिन सुन लीजिए जरा ध्यान से, अगर कैपिटल इंप्लॉयड को हम लोग बैक कैलकुलेशन करते हैं, एसेट के हिसाब से निकालते हैं, मतलब एसेट के तरफ से निकालते हैं, तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू एनसीए प्लस सीए माइनस करेंट लाइबिलिटी। समझ में आया? क्लियर है? तभी तो होगा दोस्त, हद हद बात करते हो। ये सुनो तो, बैलेंस शीट में उधर एसेट साइड में क्या होता है? नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। इधर होता है शेयर होल्डर फंड्स प्लस एनसीएल प्लस सीएल। समझ में आया? तो शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, या नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। बात तो वही है। तो देखिए अगर अपन लोग बैक कैलकुलेशन से चलते तब भी 22.5 लाख के पास पहुंच जाते। जरा देखिए ध्यान से, 17,50,000 का नॉन करेंट एसेट है, 7,50,000 का करेंट एसेट है और इसमें करंट लायबिलिटी कितना है? 2,50,000। मतलब अपन लोग का कैपिटल इंप्लॉयड अगर एसेट के थ्रू निकालते, समझ में आए, एसेट अप्रोच से, तब भी 22,50,000 ही आएगा। और यहां तो रेडीमेड दिख रहा है 15 लाख प्लस 7.5 लाख, जोड़ दिए कितना आ गया? 22,50,000। समझ में आए? तो ऐसा नहीं है, अगर ऊपर वाले से हम लोग का काम चल गया है तो इससे कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? आइए चलिए, अगर ऊपर वाले से काम चल गया है तो इसका कोई फायदा नहीं। आगे दोस्तों चलिए, ये देखिए अब निकालना है डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो। क्या ही बताया जाए, कोई पढ़ने लायक सवाल नहीं है, बताइए, एकदम आसान आसान सवाल है। आगे देखिए दोस्त, आगे देखिए कैसा सवाल है। ये देखिए दोस्त, ये 32 का 32 का ये 32 का दोस्त बी नंबर सवाल है। क्लियर है? 32 का बी नंबर, जरा देखिए ध्यान से, डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो इक्वल टू होता है डेट डिवाइड बाई कैपिटल इंप्लॉयड, या इसको बोल सकते हैं एनसीएल डिवाइड बाई कैपिटल इंप्लॉयड। समझ में आया? अब जरा देखिए, डेट मतलब एनसीएल दे रखा है, डिबेंचर का वैल्यू कितना? 7.5 लाख रुपया, और कैपिटल इंप्लॉयड शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, मतलब लॉन्ग टर्म डेट, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, या एनसीएल जो भी बोलो दोस्त, या एनसीएल हो जाएगा। समझ में आया? जरा ध्यान दीजिए, शेयर होल्डर फंड, इसको एनसीएल भी बोल दो, डेट मतलब एनसीएल हो गया दोस्त। शेयर होल्डर फंड कितना? 15 लाख प्लस लॉन्ग टर्म डेट कितना? 7.5 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? 22,50,000। समझ में आ रहा है आपको? अब जरा देखिए, तो एनसीएल अपने लोग का कितना है? 7.5 लाख, कैपिटल इंप्लॉयड कितना आया? 22,50,000। अगर इसको रेशियो में पूछे दोस्तों कितना हो जाएगा जरा बताइए तो? 7.5 लाख, ये 1/3 हो जाएगा क्या दोस्त? हाँ 1/3 हो जाएगा। समझ में आया?
1/3, तो इसको हो जाएगा 0.33:1। क्लियर है? रेशियो विल बी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या हो जाएगा 0.33:1। ठीक है, आइए ये भी सवाल अपने लोग का हो गया। बहुत ही आसान सवाल था दोस्त, कोई ज्यादा दम नहीं था। ठीक है दोस्त, आइए चलिए देखिए 0.33:1 मतलब अपने लोग का दोस्त आपको पता है 32 तक हो गया, बस 2 सवाल और बाकी है। ठीक है दोस्त, बस 2 सवाल, तो 31 भी हो गया और 32 भी अपने लोग का। ओके दोस्त, तो अब आपको लेके चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। आइए दोस्त 33 बहुत आसान है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023, 2 साल का, प्रिपेयर द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्त 2 चीज होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? इस सवाल में अपने लोग से पूछ रहा है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके दोस्त, आइए चलिए देखिए पर्टिकुलर्स दिया है, नोट 2 साल का इंफॉर्मेशन, एक 22-23 का, एक 21-22 का। कुछ इंफॉर्मेशन है दोस्त, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 60%, मतलब 40% इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। समझ में आया? आइए दोस्त, अदर एक्सपेंस दे रखा है एंड टैक्स रेट दे रखा है फ्रॉम द, और ये तो दूसरा सवाल आ गया दोस्त। कॉमन साइज स्टेटमेंट में एक वर्टिकल, पहले तो ये एक वर्टिकल एनालिसिस है, और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 साल का फिगर 21-22 और 22-23 लिखेंगे, और इसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानकर परसेंटेज निकाल देंगे। ओके दोस्त, इसमें थोड़ा फॉर्मेट बनाना पड़ता है, तो हम आपको बना बनाया फॉर्मेट यहां लिखा हुआ है दोस्त, बस आपको परसेंटेज निकालना सिखा देंगे। ठीक है दोस्त, आइए जरा देखिए, ध्यान से देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से देखिएगा दोस्त, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है, यहां पहले 21-22 का है, फिर 22-23 का है। करेक्ट दोस्त, देखिए 21-22 का दे रखा है 10 लाख, यहां देख लेते हैं दोस्त 21-22 का कितना है, ये देखो 21-22 का कितना है 10 लाख, और 70% जीपी है, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना है 30%। समझ में आया? आगे देखिए बहुत आसान है, ये देखिए दोस्त, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, 3 लाख कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हो गया खर्चा में, और इसके बाद एक अदर एक्सपेंस अपने लोग क्या करेंगे दोस्त, जोड़ेंगे। अदर एक्सपेंस दे रखा है 2,60,000, जरा इसको भी देख लेते हैं कितना दे रखा है 2,60,000, 50% का टैक्स रेट है। आगे देखिए, ये देखिए 2,60,000, ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो अपने लोग को क्या आएगा, टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू में टोटल एक्सपेंस घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्त, पीबीटी, और उसमें से टैक्स घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, पीएटी। समझ में आ रहा है कितना आसान है? ये देखिए, तो 50% का टैक्स रेट था, 2,20,000 का टैक्स हो गया, 2,20,000 पैट आ गया। उसी तरह 22-23 का 8 लाख खर्चा में हो गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 3,20,000, 60% जीपी था तो 40% कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, और 2,20,000 अदर एक्सपेंस दे रखा है। उसी तरह पीबीटी आ गया, टैक्स घटा दिए, पैट आ गया। देखिए दोस्त, कॉमन साइज स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानकर परसेंटेज निकालना है। इसमें अगर 10 लाख को बेस मान ले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, तो बताइए इसका परसेंटेज कितना आएगा, 100%। समझ में आया? अब एक एक करके निकाल देते हैं, जैसे 3 लाख का अपने लोग को निकालना है, जरा बताइए तो कितना आएगा, आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए, बहुत ही आसान है। जरा यहां ध्यान से देखिए, 3 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, ये तो 10 लाख है दोस्त, इसमें तो आसान है, ये कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 26%, ये कितना 56%, और आगे का बताइए दोस्त कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44%, ये 44% हो जाएगा दोस्त, ये 22% हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा दोस्त 22%। समझ में आ रहा है कितना आसान है? बहुत ही आसान है। जरा इसमें देख लेते हैं, बहुत आसान है ये भी। जरा इसमें 22-23 में देख लेते हैं दोस्त, 22-23 में क्या होगा, ये तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, तो ये कितना हो जाएगा पहला 100%, ये तो 100% हो जाएगा। आगे देखिए 3,20,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, ये हो जाएगा 40%। क्लियर है दोस्त, कितना हो जाएगा 40%। इसको निकाल देते हैं, 2,20,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, ये हो जाएगा 27.5%। बहुत ही आसान है दोस्त, बहुत ही आसान है। आगे देखिए, आगे देखिए 5,40,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, हाउ मच 67.5%। ओके,
आगे देखिए 2,60,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, हाउ मच दोस्त 32.5%। ये देखिए कितना आया 1,30,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, हाउ मच दोस्त 16.25%, और ये भी आ जाएगा 16.25%। क्लियर है अपने लोग का? ये सवाल हो गया दोस्त, बहुत ही आसान था। तो चलिए अब आते हैं इसी सवाल में, क्वेश्चन नंबर 33 में एक और सवाल है, जरा इसको भी देख लेते हैं। एक और सवाल है दोस्त, और में ऑप्शन में एक और सवाल है, जरा इसको भी देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ओ माय गॉड, इस बार कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछ रहा है भाई साहब। कॉमन साइज स्टेटमेंट इज अ वर्टिकल एनालिसिस एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। समझ में आया? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 साल का फिगर लेंगे, दोनों साल का चेंज एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे और कितना परसेंटेज चेंज है निकाल देंगे, यही बन जाएगा हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जरा देखिए ध्यान से, यहां देखिए इस सवाल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, यहां भी पहले 21-22 करेंगे, फिर 22-23 करेंगे। अदर इनकम दे रखा है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? तो टोटल इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और साथ में दे रखा है चेंज इन इन्वेंट्री। ये दोनों को जोड़ेंगे प्लस अदर एक्सपेंस को जोड़ेंगे तो टोटल एक्सपेंस निकल जाएगा। आगे देखिए 4 लाख कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, 2 लाख दे रखा है कितना दोस्त? चेंजेज इन इन्वेंट्री, और अदर एक्सपेंस दे रखा है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15%। समझ में आया? जरा एक बात इसमें पहले फॉर्मेट में आते हैं और 22-23 में लेते हैं दोस्त। यहां देखिए इसी के नीचे है, जरा देखिए पहले 22-23 समझाते हैं हम आपको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, 2,20,000 अदर इनकम दे रखा है, मतलब टोटल इनकम इज हाउ मच? टोटल इनकम इज हाउ मच दोस्त? 12,20,000। करेक्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, यहां आ गया ये 12 लाख। समझ में आया? 12,20,000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, 4 लाख दे रखा है, खर्चा का पार्ट है। चेंजेज इन इन्वेंट्री 2 लाख दे रखा है, ये भी खर्च का पार्ट है, और अदर एक्सपेंस 1,50,000। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां एक ट्विस्ट है दोस्त। ये सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम, जो इसका आंसर सीट है, उसका ये कॉपी है। क्लियर है? हम आपको परसेंटेज निकालना भी सिखा रहे हैं, ठीक है दोस्त। इसमें जो अदर एक्सपेंस दे रखा है 1,50,000, मतलब 10 लाख का 15% दे रखा है। सवाल पढ़ते हैं दोस्त। कह रहा है कि 15% है अदर एक्सपेंस। जरा ध्यान से सुनिएगा, अदर एक्सपेंस कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15%। अगर 15% दे रखा है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो पता है दोस्त कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंजेज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इफ क्लियरली मेंशन। क्या ये सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लियरली मेंशन है? नहीं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को नील मानेंगे, मान लेते हैं। तब भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंजेज इन इन्वेंट्री। बता डालो दोस्त, 4 लाख कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड 2 लाख चेंजेज इन इन्वेंट्री, 6 लाख। 6 लाख का 15% हाउ मच? 90,000। और सवाल में जब इसका आंसर सीट है जो सीबीएसई का, उसमें दे रखा 1,50,000, मतलब पता है दोस्त हुआ क्या है? पता है हुआ क्या है? ये कॉस्ट का 15% नहीं निकाला है दोस्त, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 15% निकाल दिया। समझ में आया? 10 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, 15% उसका अदर एक्सपेंस मान लिया, 1,50,000। क्लियर है? अगर अपने लोग कॉस्ट मानकर निकालेंगे तो आंसर डिफरेंट होगा। समझ में आया? डिफर करेगा दोस्त, हम लोग को 90,000 लेना पड़ेगा। अगर 1,50,000 लेते हैं तो हम लोग को यह मानना पड़ेगा कि यहां कॉस्ट नहीं दे रखा है, यहां क्या दे रखा है दोस्त? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो चलिए हम मान लेते हैं, कुछ भी मानना ही है तो हम मान लेते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। समझ में आया? अगर कॉस्ट आप मानते हैं तो आंसर डिफर होगा। ठीक है, आइए चलिए अब देखिए, बहुत ही आसान। यहां देखिए दोस्त, तो 1,50,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हो गया। समझ में आया? उसी तरह ये सवाल है 8 लाख 1,50,000 अदर इनकम हो गया, 9,50,000, 3 लाख कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 1 लाख चेंजेज इन इन्वेंट्री, 80,000 हो गया। 80,000 किसका हुआ? इसका 10%। अगर कॉस्ट ऑफ
रेवेन्यू का 10% लेते तो 3 + 1 4 लाख का 10% 40,000 होता। समझ में आया? 40,000 होता दोस्त। हाँ वही तो दोस्त, ये देखो 4 2 6 लाख का 15% 90,000 इस केस में होता है, इस केस में 4 लाख का 10% 40,000 होता है, लेकिन यहाँ 80,000 लिखा, मतलब यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मान रहे हैं। समझ में आया? हम लोग भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान रहे हैं परसेंटेज का, अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मानते तो आंसर डिफर करेगा। ठीक है दोस्त, आइए अब देखिए, टोटल एक्सपेंस हो गया, पीबीटी हो गया और टैक्स रेट दे रखा है, और यहां से क्या निकल जाएगा? पीएटी निकल जाएगा। समझ में आया? अब इसमें एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेते हैं। यहां देखिए दोस्त, अपने लोग से क्या पूछ रहा है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। टैक्स रेट भी दे रखा है 30%। आइए दोस्त, टैक्स रेट भी दे रखा है आई थिंक 30%। जरा ये कितना लिया है जरा ध्यान से देखिए तो, हाँ 4,70,000 का 30% हाउ मच दोस्त? 1,41,000 और 1,41,000। मजे की बात ये कि दोनों साल में एक ही आया है। चलिए आइए एब्सोल्यूट चेंज निकालते। कितना चेंज हुआ यहाँ? 2 लाख। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा दोस्त, खत्म। 50 20 70,000 यहाँ चेंज हुआ। यहाँ कितना चेंज हुआ? 12,20,000 माइनस 9,50,000 हाउ मच? 2,70,000। यहाँ कितना हुआ दोस्त? 1 लाख। यहाँ कितना हुआ? 1 लाख। बहुत ही आसान है। यहाँ कितना हुआ? 70,000। यहाँ कितना हुआ दोस्त? 7,50,000 माइनस 4,80,000 2,70,000। यहाँ देखिए, यहाँ तो कोई चेंज हुआ नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। समझ में आया दोस्त? आइए जरा परसेंटेज निकालते हैं। 2 लाख प्रीवियस ईयर में कितना था? 8 लाख। कितना परसेंट है दोस्त? कितना परसेंट है बताओ ना? 25% का चेंजेज हुआ है। आइए दोस्त, 70,000 डिवाइड बाई 1,50,000 इंटू 100 हाउ मच दोस्त? हाउ मच? हाउ मच? 46.67%। यहां देखिए 2,70,000 डिवाइड बाई 9,50,000, ये हो जाएगा 28.42%। और ये हो जाएगा 1 लाख डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 33.33%। ये यहाँ तो 100%, 1 लाख से यहाँ तो 100% हो गया ना दोस्त, 100% हो गया। क्लियर है? यहाँ हो गया अपने लोग को 100% हो गया। और यहाँ देखिए 70,000 डिवाइड बाई 80,000 इंटू 100, 87.5%। एक और है 2,70,000 डिवाइड बाई 4,80,000 इंटू 100 हाउ मच दोस्त? 56.25%। ओके, दिस इज योर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया? दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ओके दोस्त, तो चलिए ये सवाल भी अपने लोग का हो गया बहुत ही अच्छे से। तो अपने लोग का क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया है दोस्त, बस एक सवाल बाकी है। ओके दोस्त, बस एक सवाल ही अपने लोग का बाकी है। क्वेश्चन नंबर 34 अब आपको लेके चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ आर्या लिमिटेड। क्लियर है? अब जरा देखिए ध्यान से, इक्विटी एंड लाइबिलिटी कुछ बैलेंस शीट दे रखा है दोस्त। ये 31 मार्च 22 का, ये 31 मार्च 23 का, मतलब दिस इज द प्रीवियस ईयर एंड दिस इज द करेंट ईयर। समझ में आया? अब जरा देखिए, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी दे रखा है, एसेट दे रखा है, और ये नोट भी दे रखा है दोस्त। ये टोटल नोट है अपने लोग के पास, 4 नोट है। समझ में आया? सारा का सारा नोट के बारे में नीचे डिटेल दे रखा है कि पहला नोट रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, और पीएल का क्रेडिट बैलेंस का सरप्लस से कितना बढ़ा है इस बार, लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% डिबेंचर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड टैंजिबल एसेट में प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है। एडजस्टमेंट है, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, अपने लोग प्रोविजन फॉर टैक्स का सबसे पहले क्या बना लेंगे? अकाउंट बना लेंगे सबसे अच्छा। फिर प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन के बारे में बता रहा है, इसका भी अकाउंट बना लेंगे। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा है कि 30,000 का इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिए 40,000 में, इसका भी खाता बना लेंगे। आइए दोस्त, एडिशनल डिबेंचर व इशू 31 मार्च 2023 में, इसमें खाता बनाने की जरूरत नहीं है। जरा हम आपको बता देते हैं, 1 लाख से 1,50,000 हो गया, 50,000 बढ़ गया, मतलब फिनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर 50,000। और साथ में ये इशू कब हुआ है दोस्त? 31 मार्च 2023 में। मतलब ये बोलना चाहता है कि जो 50,000 इशू हुआ इस साल में, उस पर कोई ब्याज नहीं देना है, केवल 1 लाख पे ब्याज देना है। समझ में आया? बहुत आसान है। समझ में आया दोस्त? आइए चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपने लोग फॉर्मेट बनाते हैं, दैट विल बी वेरी नेसेसरी। आइए दोस्त, सबसे पहले फॉर्मेट ये देखिए दोस्त, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड कब का बनाएंगे? बोलो ना, बोलो ना, कब का बनाएंगे? 31 मार्च 23 का। आइए
31/23 का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए जरा ध्यान से, आगे लेके चलते हैं दोस्त। ये थोड़ा सा लंबा बनाते हैं कि काम आएगा। आइए दोस्त चलिए, अब एक अमाउंट का कॉलम यही हो गया, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। आइए दोस्त, अमाउंट का कॉलम हो गया, इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्त, वर्किंग नोट बनाएंगे। आइए दोस्त, इसके बाद देखिए यहाँ जगह छोड़ देते हैं जरा, इसको यहाँ हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, आइए वर्किंग नोट, देखिए वर्किंग नोट। अब जरा हम लोग फॉर्मेट में देख लेते हैं कैसे क्या लिखते हैं। देखिए दोस्त, ए नंबर में क्या लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम, फ्रॉम कहां से दोस्त, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जरा ध्यान दीजिए। अब इसके अलावा इसमें स्टार्ट कहां से करते हैं, जरा याद कीजिए दोस्त, पीबीटी स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्लियर है। इसमें याद कीजिए ऐड क्या करते हैं दोस्त, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑब्लिक नॉन कैश एक्सपेंस। बोलो ना, याद आया कि नहीं आया, समझ में आया। इसके बाद इसमें लेस क्या करते हैं ये बताओ दोस्त, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑब्लिक नॉन कैश इनकम। बहुत ही आसान है भाई साहब, बहुत ही आसान है, क्लियर है। इसके बाद इसको प्लस माइनस करके निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां देखो क्या निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, क्लियर है। और इसके बाद हम लोग चेंज इन वर्किंग कैपिटल को प्लस माइनस करते हैं, जरा देखिए क्या होता है। सबसे पहले ऐड करते हैं क्या दोस्त, क्या ऐड करते हैं, डिक्रीज इन, देखिए यहां डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, क्लियर है। और इसके बाद बता डालो दोस्त, लेस क्या करते हैं, इंक्रीज इन करेंट, क्या हो जाएगा ये माइनस, तो इंक्रीज इन करेंट एसेट उसको माइनस करेंगे एंड डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, क्लियर है, समझ में आया दोस्त। अब आइए जो ये निकालते हैं प्रॉफिट, उसके बाद इसमें से अपने लोग क्या माइनस करते हैं दोस्त, माइनस टैक्स एक्सपेंस, क्लियर है। ये निकाल के यहां लिखेंगे, इसमें से टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे और इसके बाद जो प्रॉफिट अपने लोग का पास आएगा इसी को बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये कहलाएगा अपने लोग का ए, क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद क्या लिखते हैं जरा बताइए। इसके बाद बी नंबर में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें तो 4-5 लाइन जगह छोड़ दीजिए और तो कुछ इसमें करना नहीं है। और सी नंबर में क्या लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी, समझ में आया। इसमें भी 4-5 लाइन जगह छोड़ दीजिए। और इसके बाद दोस्त यहां टोटल लगा लेंगे सबका, मतलब टोटल किसका लगाएंगे, टोटल लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का टोटल लगाएंगे, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ लेंगे और ये अपने लोग के पास जो आएगा इसी को क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दिस इज द फॉर्मेट, आपके सामने ये रहा फॉर्मेट। अब सवाल को पढ़ते हैं, वर्किंग नोट देखते हैं। एक बात और बता दें, सवाल को पढ़ते हैं दोस्त, जरा देखिए। सबसे पहले एक एक करके चलते हैं और आराम से देख लेंगे। देखिए दोस्त, सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात करें तो 8 लाख से 10 लाख हो गया, मतलब 2 लाख का शेयर कैपिटल बढ़ गया। एडजस्टमेंट में शेयर कैपिटल के बारे में कुछ बोल नहीं रहा, मतलब 2 लाख इशू हुआ होगा, समझ में आया। अगर 2 लाख इशू हुआ होगा दोस्त, तो बताओ ना फिनेंसिंग एक्टिविटी में, फिनेंसिंग एक्टिविटी कहां है अपने लोग का, ओ माय गॉड, फिनेंसिंग एक्टिविटी कहां है दोस्त अपने लोग का, ये देखो फिनेंसिंग एक्टिविटी, ओहो फिनेंसिंग एक्टिविटी, जरा देखिए ध्यान से, फिनेंसिंग एक्टिविटी कहां है दोस्त, यहां लिखेंगे इशू ऑफ, क्या लिखेंगे, इशू ऑफ शेयर। कितना पैसा आया, 2 लाख रुपए, कहीं कोई आपत्ति नहीं, आगे देखिए। अब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट है, ज्यादा नोट में आते हैं। देखिए तो सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व 4,30,000 से 5 लाख हो गया। और एक बात और बताइए, इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपने लोगों को कहीं दिया नहीं है, बैलेंस शीट का प्रॉफिट सरप्लस दे रखा है कि इतना सरप्लस बच गया, 60,000 से 80,000, मतलब 20,000 इंक्रीमेंट हुआ ड्यूरिंग द ईयर, 20,000 इंक्रीमेंट हुआ, ये बैलेंस शीट का प्रॉफिट है। मतलब पीबीटी निकालने के लिए अपने लोग को वर्किंग नोट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, बताइए। देखिए वर्किंग नोट नंबर पहला क्या निकालेंगे, पीबीटी,
क्लियर है? पीबीटी निकालेंगे। पीबीटी निकालने के लिए ये देखिए दोस्त, प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट अपने लोग का दे रखा है, एज पर बैलेंस शीट 80,000 माइनस 60,000 कितना हुआ इस बार? 80,000 इस बार था, 60,000 पिछले बार था, मतलब 20,000 का इंक्रीमेंट हुआ। इसमें प्लस करेंगे जनरल रिजर्व, अब प्लस करेंगे टैक्स एक्सपेंस, तो ये अपने लोग का क्या आ जाएगा दोस्त? पीबीटी। समझ में आया? क्लियर है? कहीं कोई आपत्ति नहीं, कोई डिविडेंड रहता है उसको भी कर देते हैं। आइए दोस्त चलिए, अब जरा देखिए एक बात ध्यान से देखिएगा, एक बात ध्यान से देखिएगा दोस्त, अपने लोग का जनरल रिजर्व 4,30,000 से 5 लाख हो गया, मतलब 70,000 का जनरल रिजर्व है, इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। नीचे कहता है कि कैपिटल रिजर्व है। अब कैपिटल रिजर्व क्यों है, क्यों बढ़ा है, जरा इस पे हम लोग आते हैं, इस पे जरा इसको हम लोग टिक लगाते हैं, इस पे आएंगे। अभी सरप्लस भी हो गया, मतलब ये सारा मुद्दा हो गया। बस कैपिटल रिजर्व के बारे में एक सेकंड के लिए आप रुकिएगा, मतलब थोड़ी देर के लिए रुकिएगा, अभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों बढ़ा। आइए दोस्त, अब आते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जरा देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख से 1,50,000 हो गया, और नोट में दिया हुआ है कि डिबेंचर का बात है। तो दोस्त पहले तो 50,000 इशू हुआ, और 10,000 1 लाख पे ही इंटरेस्ट देना है, 10,000 इंटरेस्ट लगेगा। जरा देखिए ध्यान से, सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखिए इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर हाउ मच? 50,000 पैसा आएगा, और ब्याज देना है तो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड कितना दोस्त? 10,000। 1 लाख लास्ट में इशू हुआ 50,000, तो उस पर देंगे नहीं 10,000। और सिंस दिस इज द नॉन ऑपरेटिंग खर्चा, तो पीबीटी में इसको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर घट गया होगा पीएल में, तो इसको जोड़ देंगे। आइए दोस्त, आइए जरा देखिए ध्यान से, जरा देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे दोस्त? यहां लिखेंगे 10,000। समझ में आया? क्लियर हो गया? आइए चलिए, इसका भी खत्म हो गया, नॉन करेंट लाइबिलिटी भी अपने लोग का खत्म हो गया। अब आइए करेंट लाइबिलिटी, जरा ध्यान से देखिए, 12,000 से 30,000 हो गया ट्रेड पेबल, मतलब इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज होगा तो ऐड करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ऐड करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो यहां लिखेंगे ट्रेड पेबल 18,000। कितना दोस्त? 18,000। आगे देखते हैं, बहुत आसान है दोस्त, आगे देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल नहीं, आगे अभी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है? बेसिकली शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो एक काम करते हैं, इसका अकाउंट बना लेते हैं, उसमें एक एडजस्टमेंट भी है, इसका सबसे पहले हम लोग अकाउंट बना लेते हैं। जरा एक एक करके देखते हैं, अकाउंट भी बना लेते हैं। अब जरा देखिए अकाउंट बना लेते हैं दूसरा, प्रोविजन फॉर टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोविजन फॉर टैक्स, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका अकाउंट। जरा देखिएगा ध्यान से, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, और यहां आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। देखिए जरा ध्यान से दोस्त, यहां देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन 28,000 ओपनिंग, 30,000 क्लोजिंग, और एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट में कह रहा है दोस्त, एडजस्टमेंट में कि टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 17,000। क्लियर है? जरा देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 28,000, ये हो जाएगा 30,000, और इस बार टैक्स प्रोवाइड कितना किया गया है, एसपीएल से कितना निकाला गया है? तो 17,000। समझ में आया? तो देखिए आप 28,000 प्लस 17,000 हाउ मच? 45,000, और 30,000 क्लोजिंग बचेगा, मतलब 15,000 का क्या हुआ? पेमेंट हो गया टू बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर दोस्त, बैलेंसिंग फिगर टू बैंक अकाउंट। अब जरा देखिए कहां कहां पोस्टिंग जाएगा, ये 17,000 यहां चला जाएगा, टैक्स एक्सपेंस पीएल से निकला होगा, और ये 15,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करेंगे लास्ट में। समझ में आया दोस्त? देखिए 15,000 यहां आ जाएगा 15,000। क्लियर है दोस्त? ये टैक्स एक्सपेंस है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्त? आइए चलिए, अब आप देखिएगा जरा, तो ये भी, इसका भी हो गया ट्रीटमेंट, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अभी कैपिटल रिजर्व एक छोटा सा मुद्दा है, इसका भी हो गया। अब आते हैं नॉन करेंट एसेट पे, और नॉन करेंट एसेट पे आते हैं तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी देखते हैं, उस पर डिप्रेसिएशन भी एडजस्टमेंट में दे रखा है 1,20,000 का। समझ में आया? अब जरा प्लांट एंड मशीनरी का सबसे पहले अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं 490 और 775 है। यहां देखिए दोस्त 3 नंबर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, समझ में आ रहा है आपको? आइए दोस्त, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस बीडी 4,90,000। क्लियर है? बाई बैलेंस सीडी 490, बाई बैलेंस सीडी कितना दोस्त? 7,75,000। समझ में आया? कह रहा है एडजस्टमेंट में कि इस बार डिप्रेसिएशन लगा है 1,20,000, नॉन कैश आइटम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश आइटम मान के जोड़ेंगे। समझ में आया?
और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, परचेज। देखिए दोस्त, तो 7,75,000 प्लस 1,20,000 माइनस 4,90,000 कितना हो जाएगा, 13,85,000। समझ में आया दोस्त? एक मिनट दोस्त, एक मिनट फिर से जोड़ते हैं। 1,20,000 प्लस 7,75,000 माइनस करना था ना 4,90,000, ये आ जाएगा 4,05,000। समझ में आया दोस्त? दिस इज व्हाट, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आइए दोस्त, डिप्रेसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हाउ मच, 1,20,000। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना दोस्त, 4,05,000। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं है? आगे देखिए दोस्त, इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और इस पे भी बाकायदे एडजस्टमेंट है, जरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, ये भी एडजस्टमेंट हो गया, और 2 नंबर भी एडजस्टमेंट हो गया। अब 3 नंबर पे आते हैं, ठीक है दोस्त। और 4 नंबर भी एडजस्टमेंट अपने लोग का हो गया है, डिबेंचर वाला, इसमें भी ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो बस बचता है 3 नंबर। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 30,000 का 40,000 में बिक गया है। साथ में कहता है कि गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ओ माय गॉड, जो कैपिटल रिजर्व में 50 से 60 हुआ, 10,000 बढ़ा, ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट की वजह से बढ़ा। समझ में आ रहा है? अकाउंट बनाइए, सबसे पहले अकाउंट, बिना अकाउंट का बात नहीं बनेगा। आइए दोस्त, इन्वेस्टमेंट था कितना, 50 और 90। आइए देखिए जरा ध्यान से। अब आपके सामने हम यहाँ इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाते हैं, ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है दोस्त। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाते हैं, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक और अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल रिजर्व। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्त, इन्वेस्टमेंट बताइए, टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी कितना है। बाई बैलेंस सीडी ये है 50,000, और ये कितना है 90,000। ये है 50,000, और ये कितना है 60,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है दोस्त, 60,000। कह रहा है कि 30,000 का इन्वेस्टमेंट 40,000 में बिक गया, तो बाई बैंक अकाउंट कितना होगा, 40,000। समझ में आया? तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा दोस्त, बैलेंसिंग फिगर नहीं, अभी तो सबसे पहले एक बात बताइए हमको, 30,000 का इन्वेस्टमेंट 40,000 में बिक गया, तो 10,000 का फायदा हुआ 2 SPL। लेकिन इस सवाल में SPL में नहीं ट्रांसफर किया है दोस्त। अगर SPL में ट्रांसफर होता तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानकर माइनस करते। समझ में आया? लेकिन इसको कहां लेके चला गया, कैपिटल रिजर्व में लेके चला गया। समझ में आया? कितना, 10,000। मतलब ये कैपिटल रिजर्व यहां चला आया बाई बाई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कितना दोस्त, बाई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना, इसको मिटा ही देते हैं और आपको फ्रेश बताते हैं। बाई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना दोस्त, 10,000। देख लीजिए 60 हो गया, इधर भी 60 और इधर भी 60। मतलब जो कैपिटल रिजर्व 50,000 से 60,000 हुआ, ये 10,000 जो बढ़ा, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ा। समझ में आया? मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट SPL में नहीं गया, तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज ना कैश का इनफ्लो हो रहा है ना कैश का आउटफ्लो हो रहा है। समझ में आया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिजर्व में चला गया है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। और कैपिटल रिजर्व भी बढ़ा है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ा है, तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? कैपिटल रिजर्व भी इसी की वजह से बढ़ा अपने लोग का। ठीक है दोस्त, अब आइए देखिए दोस्त, अब अपने लोग का ये भी हो गया। बस इसमें 40,000 का सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जरा इसमें लिख देते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ, कलर चेंज कीजिए नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 40,000। ये 4-5 निगेटिव था दोस्त। समझ में आया? और ये भी इंटरेस्ट भी निगेटिव था, जरा ध्यान दीजिएगा। ये पैसा जा रहा है, ये पैसा आ रहा है, जरा ये निगेटिव दिखाएंगे हम लोग, तो लास्ट में प्लस माइनस करते समय कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। अब इन्वेंट्री आइए, 4-13 से 6-20 हो गया। कितना बढ़ गया दोस्त, इन्वेंट्री 2,07,000 से बढ़ गया, करेंट एसेट बढ़ गया, माइनस करेंगे, आउटफ्लो हो गया। इंक्रीज इन करेंट एसेट, तो यहां क्या लिखेंगे, इन्वेंट्री कितना, 2,07,000, ये माइनस हो रहा है। क्लियर है?
आगे देखते हैं जरा, इन्वेंट्री के बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल 4,94,000 रुपया से कितना हो गया, 3,20,000, ये घट गया भाई साहब। अगर करेंट एसेट घट गया मतलब क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। देखो ना यहां, इंक्रीज इन करेंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल 1,74,000 से। समझ में आया दोस्त, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अब लास्ट में बचा है तो 33,000 ओपनिंग और 45,000 क्लोजिंग। बहुत आसान है, अब खत्म हो गया लगता है। इसको ओपनिंग कर दीजिए 33,000 और क्लोजिंग अपने आप आ जाएगा 45,000। मतलब ये कितना अमाउंट है यही निकालना है आप लोग को। क्लियर है? अब जरा प्लस माइनस करते हैं। अब पीबीटी के लिए जो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाए थे इसको हम लेके चले आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 20,000, 70,000 और 17,000, ये कितना हो जाएगा दोस्त, 1,07,000। क्लियर है? समझ में आया? ये 1,07,000 यहां आप लिख दीजिए। कोई छूटा तो नहीं है, जरा देख लीजिए दोस्त। अब निकालते हैं, कोई छूटना तो नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर टैक्स का भी ट्रीटमेंट अपने लोग कर दिए, प्लांट एंड मशीनरी भी कर दिए, और इन्वेस्टमेंट। अच्छा इन्वेस्टमेंट जरा अकाउंट क्लोज हम लोग नहीं किए हैं, जरा एक नजर डालते हैं दोस्त। 90,000 और माइनस 60,000, ये भी तो बैलेंसिंग फिगर आएगा टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का भी तो बैलेंसिंग फिगर आएगा दोस्त, तब तो टैली करेगा। आइए, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000 यहां लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000, इससे भी पैसा जाएगा। क्लियर है? अब लगता है कि अपने लोग का सारा कुछ हो गया। जरा एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, कुछ छूटेगा तो देखा जाएगा, लेकिन हम लोग सारा कुछ एडजस्टमेंट कर चुके हैं। जरा देखिए दोस्त, शुरू से करते हैं। यहाँ देखिए, इसको कलर चेंज कर देते हैं, जरा याद रहेगा। आइए दोस्त, 1,07,000 प्लस 10,000 प्लस 1,20,000, दिस इज कॉल्ड, ये तो नील है अपने लोग का, तो दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल? 2,37,000। समझ में आया? उसमें से 18,000 प्लस होगा, 1,74,000 प्लस होगा, 2,07,000 माइनस होगा। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा अपने लोग का, 2,22,000। क्लियर है दोस्त? 2,22,000। जरा ध्यान दीजिएगा, 15,000 इसमें से घटा दीजिए तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना हो जाएगा दोस्त, 2,07,000। समझ में आया? कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु नहीं है। जरा एक बात बताइए, परचेज और ये सब प्लस माइनस करके बताइए। 4,05,000 निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, और ये भी निगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, 4,35,000। बोलो हाँ है ना, प्लस माइनस करके। और ये निगेटिव है तो निगेटिव में डाल दीजिए, निगेटिव वाला ज्यादा है, ये देखिए, और ये हो जाएगा 2,40,000। ये पॉजिटिव है। अब जरा हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं, जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से प्लस माइनस करेंगे दोस्त। ए नंबर आया 2,07,000, ए नंबर आया 2,07,000, बी नंबर आया 4,35,000 निगेटिव, तो 2,07,000 4,35,000 निगेटिव आया दोस्त। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल आया 2,40,000। मतलब ये अपने लोग को कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, 12,000। समझ में आया? जरा देखिए ध्यान से, 12,000 ए प्लस बी प्लस सी आ गया, और उसमें से हम लोग अगर ये ओपनिंग जोड़ लेते हैं तो अपने लोग को क्या आ जाएगा दोस्त, क्लोजिंग। समझ में आया? क्लियर है? चकाचक है? समझ में आया दोस्त? तो ये सवाल भी बखूबी अपने लोग कर लिए। समझ में आया? इसमें एक कैपिटल रिजर्व वाला ट्रिक था। कैपिटल रिजर्व 50 से 60 हुआ था, 10,000 क्यों बढ़ा था, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ा था। तो ना कैपिटल रिजर्व का ट्रीटमेंट किए और ना उस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट किए, क्योंकि वो एसपीएल में गया ही नहीं था। और जब एसपीएल में गया नहीं था तो ना उसका ट्रीटमेंट हुआ और ना इसका ट्रीटमेंट हुआ। समझ में आया? चलिए तो आइए अब देखिए, ये सवाल भी अपने लोग बखूबी कर लिए। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था दोस्त। आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, इसको भी हटा देते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जरा एक बार आराम से इसको देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। समझ में आया दोस्त? चलिए, बहुत ही आनंद आया। इस सवाल को भी हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करके किए, तो सीबीएसई का जितना सारा सवाल था सारा का सारा सवाल खत्म हो गया दोस्त। अब आप लोग का अकाउंट्स का पेपर भी बहुत नजदीक है सीबीएसई का, तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। हम अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके दोस्त, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्त।